Jai Hind friends, let's start. The partition of Bengal made by Lord Curzon in 1905 lasted until तो ये पार्टीशन जब किंग जॉर्ज फाइव इंडिया में आए थे तब ये पार्टीशन खत्म हुआ था। ठीक है, तो इसमें थोड़ा समझ लेते हैं कि 1905 में जो बंगाल प्रोविंस था उसमें आते थे ईस्ट बंगाल, फिर वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम एंड उड़ीसा। तो जब ये किंग जॉर्ज फाइव आया था ना, तो उसने जो रॉयल दरबार इन दिल्ली 1911 के 1911 में क्या किया था, ये जो बंगाल प्रोविंस है ना, ईस्ट और वेस्ट को क्या किया, मर्ज करके बंगाल बना दिया और बिहार, आसाम और उड़ीसा को सेपरेट कर दिया था। ठीक है, और इसी टाइम पर क्या हुआ था, जो कैपिटल थी, कैपिटल कौन सी थी, कलकत्ता थी, तो वो शिफ्ट कर की दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में शिफ्ट की। अभी गांधी जी ने लॉन्च किया था सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, कब किया था, 1931। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द द 1929 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज ऑफ सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट बिकॉज द तो देखो 1929 में जो सेशन हुआ था, okay, वो हुआ था लाहौर में, और उसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी फर्स्ट टाइम। ठीक है, अभी ऑप्शन ए को देख बार ध्यान से देखो, यहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट की मांग की है। ओके, सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये कांग्रेस ने 1906 में की थी कलकत्ता सेशन में, और तब प्रेसिडेंट कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। ये 1929 के सेशन में 26 जनवरी को उन्होंने टोटल इंडिपेंडेंस या फिर पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वराज डे घोषित किया था। ठीक है, अभी स्टेटमेंट सी को देखते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुई थी 1920 को। तो 1920 सितंबर में एक सेशन हुआ था कांग्रेस का, कलकत्ता सेशन, स्पेशल सेशन था ये। तो इसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अप्रूव किया गया था। और जब 1920 में 1920 में जब नागपुर सेशन हुआ ना, ठीक है, तो उस टाइम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इन्फोर्स कर दिया था। ठीक है, बट ये 1922 को कॉल ऑफ कर दिया क्योंकि क्या हुआ था, चौरी चौरा इंसिडेंस हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्या है, ऑप्शन डी में, डिसीजन टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो गांधी जी और इरविन के बीच में जो पैक्ट हुआ था उसका आउटकम है। ठीक है, तीन राउंड टेबल हुए थे 1930, 31 और 32 में। ठीक है, तो सिर्फ 1931 में जो राउंड टेबल हुआ था, उसी राउंड टेबल में कांग्रेस और महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द फेमस सतरिया डांस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Satariya is a combination of music, dance, drama. It is a century-old living tradition of Vaishnavite of Assam. It based on classical ragas and tales of devotional songs composed by Tulsidas, Kabir and Mirabai. Which of the above statement are correct? तो दोस्तों अभी ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे आपको थोड़ी ट्रिक बताने वाला हूँ। देखो, सतरिया क्या बोले, डांस है, तो डांस में म्यूजिक रहेगा, डांस रहेगा, ड्रामा भी रहेगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, ये आसाम में इसकी शुरुआत हुई थी। ओके, वैष्णवाइट से। अभी देखो स्टेटमेंट थ्री को देखो, यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, क्लासिकल रागास एंड टेल्स ऑफ डिवोशनल सॉन्ग्स कंपोज बाय तुलसीदास, कबीर एंड मीराबाई। तुलसीदास थे 16th सेंचुरी में, कबीरदास थे 15th सेंचुरी में, और मीराबाई थे 16th सेंचुरी में। अभी मुझे बताओ, ये 16th सेंचुरी में है,
ओके, मीराबाई तो राजस्थान वाले एरिया में है, कबीर तो मध्य प्रदेश वाले, एक तो 15th सेंचुरी में है, यहाँ पे बोल तो रहे आसाम। तो ये पूरी खिचड़ी कर दी है इन लोगों ने, ठीक है। मतलब एक तुलसीदास, फिर कबीर, फिर मीराबाई, इन लोगों के क्लासिकल रागास, मतलब एक तो ये अलग अलग रीजन से आते हैं, ठीक है। फिर उनकी सेंचुरीज भी अलग अलग है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो ये लॉजिक याद रखना कि ये जब ऐसे 3 से 4 नाम देते हैं ना, तो समझ लेना वहां पे कुछ तो ट्रैप होता है। और डांस, डांस में हमेशा म्यूजिक रहेगा, डांस रहेगा, ड्रामा रहेगा, ठीक है। तो अभी इसमें थोड़ा वैल्यू एडिशन करेंगे। ये जो सत्रिया डांस है ना, तो ये शुरुआत किया है शंकर देव इन्होंने 15th सेंचुरी में, ठीक है। शंकर देव इन्होंने एक मूवमेंट चालू किया है, उसका नाम है एक शरण नाम धर्म, ठीक है। और ये सतरिया डांस एक क्लासिकल डांस है। अभी क्लासिकल डांस पे एक और क्वेश्चन है, तब मैं वहां पे आपको 8 क्लासिकल डांस बताऊंगा पूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैत्र चैत्र वन ऑफ द नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन द सका एरा corresponds to which one of the following date of the Gregorian calendar in the normal year of 365 डेज। अभी इन्होंने क्या कहा है, चैत्य वन ग्रेगोरियन कैलेंडर में कब आता है, ओके। 1 ऑफ चैत्य, 1 तारीख कब आई थी, ऐसे उन्होंने बताया है हमें। जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से हमें बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च। अगर यहाँ पे 365 डेज या फिर लीप ईयर बोला रहता तो 21 मार्च, ठीक है। तो अभी इसमें थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं पहले कि ये जो चैत्र है ना, चैत्र कब चालू होता है, मार्च में, ठीक है। फिर वैशाख अप्रैल में चालू होता है, ज्येष्ठ मई, आषाढ़ जून, श्रावण जुलाई में, भाद्रपद अगस्त, ठीक है, अश्विन सितंबर, कार्तिक अक्टूबर में, मार्गशीर्ष आता है नवंबर, और पौष दिसंबर में, ठीक है। माघ आता है जनवरी, और फाल्गुन आता है फरवरी में, ठीक है। तो अभी थोड़ा एक याद रखना कि जो इंडियन नेशनल कैलेंडर है ना, इंडियन नेशनल कैलेंडर, ये हमने 1957 को अडॉप्ट किया था, ओके। इसी ही क्या कहा जाता है कि शैक के कैलेंडर भी कहा जाता है। शैक के कैलेंडर की शुरुआत कनिष्क, जो कुषाण रूलर है, कुषाण रूलर, इस इन्होंने 87 एडी में चालू किया था, ओके। 87 78 एडी में चालू किया था, ओके। 87 नहीं, 78, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। With reference to Indian history of art and culture, consider the following pair: famous work and site. A great image of Buddha's Mahaparinirvana with numerous musicians above and the sorrowful figure of his followers below. तो ये इमेज कहाँ पे है, वो ये इमेज है अजंता में, ठीक है। अभी अजंता एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। अभी क्वेश्चन आता है कि ये जो इमेज है वो बनाई किसने, अजंता में तो बनाई है, बट किन रूलर ने बनाई थी। तो गुप्ता रूलर, उनका नाम है वाकटाज, ठीक है। अभी सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, अ ह्यूज इमेज ऑफ वराह अवतार, अ बोर कार्नेशन ऑफ विष्णु जी एज ही रेस्क्यू मदर अर्थ, या फिर गॉडेस अर्थ फ्रॉम द डीप एंड chaotic वाटर स्कल्पचर ऑन रॉक। तो ये रॉक है उदयगिरी केव्स, जो कि मध्य प्रदेश में है। और किन्होंने बनाए थे, तो ये गुप्ता रूलर ने बनाए थे। अब ये माउंट अबू अब सबको पता है, राजस्थान में। अभी थर्ड क्या है, अर्जुनास पेनास। अर्जुनास पेनास मतलब देखो, जब वो कौरव पांडवों का युद्ध होने वाला था ना, उसके पहले अर्जुना ने तपस्या करके लॉर्ड शिवा को प्रसन्न करके जो वेपन्स लिए थे ना, ठीक है, वो वाला सीन। और डिपिक्ट ऑफ गंगा जी स्कल्प्ट ऑन द सरफेस ऑफ ह्यूज बोल्डर्स, ठीक है। मतलब गंगा जी को पृथ्वी पर लाने वाला वो वाला सीन है। तो वो सीन किसने डिपिक्ट किया था, तो वो
पल्लवा किंग महेंद्र वर्मन, इन्होंने मतलब इनके रूल में या फिर इन्होंने बिल्ड किया था मम्बल्लापुरम में। और मम्बल्लापुरम में कौन सा टेम्पल है? श्री सत्याल पेरुमल टेम्पल। यहाँ पर हमें ये इमेज डिपिक्ट हुई दिखती है। तो ये कब बनाई थी इन्होंने? तो 600 से लेके 640 एडी के टाइम पीरियड में ये बनाई हुई थी। ठीक है। अभी एक चीज याद रखना, ये जो किरत किरत अर्जुनिया है ना, अर्जुनिया, ये लिखा है भैरवी ने। ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज में, तो याद रखना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गदर वॉज अ, तो गदर पार्टी के बारे में। तो गदर पार्टी की शुरुआत की थी, इन्होंने की थी लाला हरदयाल, इन्होंने सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ द इंडियन विद हेडक्वार्टर एट सैन फ्रांसिस्को। अभी बाकी ऑप्शन देखेंगे। मिलिट्री मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन विथ हेडक्वार्टर एट बर्लिन। देखो बर्लिन में ना एक न्यूज़पेपर चालू किया था, उस न्यूज़पेपर का नाम है तलवार। इसके एडिटर कौन थे? वीरेंद्र चट्टोपाध्याय। अभी ऑप्शन डी को थोड़ा एनालिसिस करेंगे। कम्युनिस्ट मूवमेंट फॉर इंडियन फ्रीडम विद हेडक्वार्टर एट ताशकंद, ये 1920 में यमियन रॉय और अनामी मुखर्जी, इन्होंने शुरुआत की थी इसकी। ठीक है, कब की थी? 19 मतलब इन्होंने हेडक्वार्टर बनाया था ताशकंद में, और बाद में 1925 में कानपुर में उन्होंने, एम एन रॉय ने क्या किया था, इंडियन कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस भी बिठाई थी, इस्टेब्लिश की थी। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू इंडियाज कल्चर एंड ट्रेडिशन व्हाट इज कलरीपयट्टू। अभी कलरीपयट्टू क्या है? तो कलरीपयट्टू है, इट इज एंशियंट मार्शल आर्ट एंड लिविंग ट्रेडिशन इन सम पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। तो ये सम पार्ट वाला कौन सा एरिया है? तो वो है केरला। केरला। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। करेक्टली मैच कौन कौन? गरबा हम सबको पता है, गुजरात में। मोहिनी अट्टम कहाँ पे? उड़ीसा में है क्या? मोहिनी अट्टम एक क्लासिकल डांस है, और ये केरला में हो। यक्षगना कर्नाटका में है। यक्षगना क्या है? तो ये ट्रेडिशनल थिएटर है। ओके, ट्रेडिशनल थिएटर आर्ट है। अभी हम ना 8 क्लासिकल डांसेस देखेंगे। ठीक है, 8। तो भरतनाट्यम कहाँ पे? तमिलनाडु। कथकली केरला। मोहिनीअट्टम केरला। ठीक है, 3 हो गए। उसके बाद कथक कहाँ पे? यूपी में है। मणिपुर मणिपुरी मणिपुर में। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। ओडिसी उड़ीसा में। और सत्तरिया हमने अभी देखा था, आसाम में है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। With reference to Buddhist history, tradition, and culture in India, consider the following pair: famous shrine and location. ठीक है, देखते हैं अभी। टैबो मोनेस्ट्री एंड टेम्पल कॉम्प्लेक्स, तो ये है स्पीति वैली, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो ये स्टेटमेंट सही है। लहो लोहोत सेवा लाखांग, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, ये जो टेम्पल है वो किन्नौर हिमाचल प्रदेश में है, और झस्कर वैली है जम्मू एंड कश्मीर में। ये स्टेटमेंट गलत है। आलची टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ये हमें लद्दाख में ही देखने को मिलता है। तो 1 और 3 इज द करेक्ट आंसर। अभी इसमें एक पॉइंट याद रखना, इन्होंने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कहा है, तो गुम्पाज जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ये भी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ये भी पूछ सकते हैं, तो याद रखना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द अबव आर करेक्ट? बीजेक इज कंपोज्ड ऑफ द टीचिंग ऑफ सेंट दादू दयाल। द फिलोसॉफी ऑफ पुष्टि मार्ग वॉज प्रोपाउंड बाय माधवाचार्य। ठीक है, देखो दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो अपनी अपनी जो ट्रिक थी ना,
ऑफ के बाद, बाय के बाद कोई भी जो आता है ना, ऑर्गेनाइजेशन आता है या फिर इंस्टीट्यूट आता है, कोई मिनिस्ट्री आता है या फिर किसका भी नाम आता है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, तो यही पे भी वही लॉजिक है, ये दोनों स्टेटमेंट गलत होते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा इसको ना डिटेल में जाएंगे हमें। बीजक किन्होंने बीजक इज कंपोजिशन ऑफ टीचिंग, किनकी टीचिंग की कंपोजिशन है, वो संत कबीर के। संत कबीर, संत कबीर के गुरु कौन थे, तो रामानंद। और संत दादू दयाल के गुरु कौन थे, कबीर जी थे। कबीर जी के कौन कौन टीचिंग कंपोज किस किस में की हुई है, तो अनुराग सागर। ठीक है, उसके बाद कबीर ग्रंथावली, ग्रंथावली, फिर साखी ग्रंथावली, साखी ग्रंथावली एंड ये बीजक। ठीक है, अभी स्टेटमेंट टू को देखते हैं थोड़ा। माधवाचार्य, इन्होंने, ये कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, वैष्णवाइट से। इन्होंने द्वैत अद्वैत ये फिलॉसफी दी है। और पुष्टि मार्ग, ये जो फिलॉसफी है ना, या फिर पुष्टि मार्ग किन्होंने दिया था, तो वो वल्लभाचार्य इन्होंने दिया था। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी। अ कम्युनिटी ऑफ पीपल कॉल्ड मंगानियार इज वेल नोन फॉर दियर, देखो मंगानियार एक मुस्लिम ट्रेडिशन है, मुस्लिम कम्युनिटी है। वो ये क्या करते हैं, ये म्यूजिकल ट्रेडिशन है इनका नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, स्पेशली राजस्थान के जैसलमेर, जैसलमेर और बारनेर में। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ये भी पूछ सकते हैं कि मंगानियार ये कम्युनिटी कौन सी है, तो मुस्लिम कम्युनिटी है और म्यूजिक ट्रेडिशन से बिलोंग करती है। ओके, नेक्स्ट क्या है अभी। विच वन ऑफ द, विच वॉज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन 1858। अभी देखो करेक्ट कौन सा है वो पूछा है। 1858 को क्या हुआ था, टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी। अरे ये तो अबोलिश कर दी गई थी ना ईस्ट इंडिया को। तो थर्ड तो गया, थर्ड गया मतलब कौन से गए, सी गया, डी भी गया। मतलब टू टू स्टेटमेंट तो हर हालत में सही है। अभी फर्स्ट देखते हैं, टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू अनेक्स इंडियन स्टेट, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। एक्चुअली ये जो क्वीन है ना, ये जो प्रिंसली स्टेट थे ना, उनका कॉन्फिडेंस गेन कर रही थी, इसलिए इन्होंने कहा था कि डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू द अनेक्स, मतलब मैं कोई इंडियन स्टेट को अनेक्स नहीं करना चाहती। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी तो फिनिश हुई थी 1858, 1857 के रिवॉल्ट के बाद। थोड़ा इंफॉर्मेशन लेते हैं, 1830, 1813 में क्या हुआ था। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी रेगुलेशन चालू हुआ था ना, वो 1813 में चालू हुआ था। ओके, उनको सिर्फ चाय एंड चाइना की मोनोपोली मिली थी, चाइना, क्योंकि बाकी और जो कंपनीज थे ना ब्रिटेन में, उनको एक्सेस दिया गया था इंडियन मार्केट का। फिर 1833 को क्या होता है, एक भी मोनोपोली इनको नहीं दी, सिर्फ 20 साल के लिए तुम काम कर सकते हो, ऐसा एक्ट में जारी किया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी वॉज। तो इबादत खाना 1575 में इस्टेब्लिश किया था फतेहपुर सिकरी में। ये हॉल इन विच अकबर हेल्ड डिस्कशन विद द स्कॉलर ऑफ वेरियस रिलीजन। ठीक है, अकबर ने एक डिवाइन रिलीजन भी चालू किया था, उसका नाम है दीन ई इलाही, इलाही, दीन ई इलाही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी। In the context of food nutrition security of India, enhance the seed replacement rate of various crop held in achieving the food production target of the future। फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं या फिर फ्यूचर की टारगेट सेट कर रहे हैं। बट व्हाट आर द कंस्ट्रेंट इन द वाइडर ग्रोथ इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, तो क्वेश्चन बता रहा है कि एक सीड रिप्लेसमेंट रेट बनाना है इन्हें, क्योंकि फूड न्यूट्रिशन के लिए तो फ्यूचर प्लानिंग बनानी है, तो उन फ्यूचर प्लानिंग में कौन कौन से कंस्टेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन, देयर इज नो नेशनल सीड पॉलिसी इन प्लेस। ठीक है, करेक्ट कौन सा पूछा है ना, नो नेशनल सीड पॉलिसी इन प्लेस। अभी मुझे बताओ, इंडिया में इतनी सारी पॉलिसीज है, ये पॉलिसी नहीं होगी, ये पॉलिसी नहीं होगी क्या, स्टेटमेंट गलत है। 2002 में ही हमारे पास नेशनल सीड पॉलिसी है, ठीक, ये गलत है। देयर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, नो पार्टिसिपेशन, मतलब अगर एक भी
प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेट हुआ तो ये स्टेटमेंट गलत है। और प्राइवेट सेक्टर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं कि सीड कंपनीज इन सप्लाई ऑफ क्वालिटी सीड्स वेजिटेशन एंड प्लेन प्लांटिंग मटेरियल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर ग्रुप्स, मतलब कुछ भी स्टेटमेंट बनाया है ये भी गलत है। देयर इज डिमांड। ठीक है, अभी देखते हैं, एक और दो तो गलत है, ये गया ये गया, अभी बचे थ्री एंड नन ऑफ द अबव। देयर इज डिमांड सप्लाई गैप रिगार्डिंग क्वालिटी सीड्स इन केस ऑफ लो वैल्यू एंड हाई वॉल्यूम क्रॉप। ठीक है, मतलब क्या बोल, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि लो, कम कीमत में ज्यादा प्रोडक्शन और या फिर ज्यादा क्वालिटी के सीड्स देने वाला। तो ये स्टेटमेंट सही है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू इको सेंसिटिव जोन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इको सेंसिटिव जोन, इको सेंसिटिव जोन आर द एरिया दैट डिक्लेयर अंडर द वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972. The purpose of declaration eco-sensitive zone is to prohibit all kind of human activities in those zone except agriculture. Except agriculture. ठीक है, तो दोस्तों ये दोनों भी स्टेटमेंट गलत है। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये 1972 का एक्ट नहीं था, वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाला है। ठीक है, और यहाँ पे एक्सेप्ट एग्रीकल्चर ये ऐसा कुछ नहीं। अगर इको सेंसिटिव जोन में ह्यूमन एक्टिविटीज या फिर कुछ एक्टिव ह्यूमन को एक्टिविटीज भी करनी होगी तो उसको पहले सेंटर परमिशन आवश्यक होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हर ह्यूमन एक्टिविटीज को क्या किया है, प्रोहिबिट किया हुआ है। ठीक है, अगर किसी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है तो सेंटर के परमिशन से ही उसे वो एंट्री या फिर उसको एंट्री मिल सकती है। तो दोनों भी स्टेटमेंट गलत है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नदर नाइदर वन और टू। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द अबव आर करेक्ट स्टेटमेंट। Animal Welfare Board of India is established under the Environment Act 1986. National Tiger Conservation Authority is statutory body. National Ganga River Basin Authority is chaired by Prime Minister. अभी मुझे बताओ इसमें सबसे सही कौन सा लगता है। थर्ड स्टेटमेंट तो सही लगता है। ठीक है, थर्ड सही है, मतलब ये गया ये गया, थर्ड सही है, मतलब वन या टू थ्री एंड वन टू थ्री, मतलब सेकंड भी तो सही है। अभी पूरा आंसर डिपेंड है अपना ऑप्शन नंबर वन पे। तो ये जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड एंड इंडिया इज इस्टेब्लिश अंडर द इन्वायरमेंट एक्ट 1986 नहीं है, वो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट इसके अंदर आता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 95 और क्वेश्चन नंबर 96 में उन्होंने क्या किया है, ये जो एक्ट है ना वो गलत एक्ट दी हुई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। हाँ, एक पॉइंट बताना भूल गया मैं, ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन है ना, तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत बनाई हुई है 2005 में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, विटामिन और डिफिशियंसी। विटामिन सी से स्कर्वी होता है, विटामिन ए से रिकेट्स एंड विटामिन विटामिन डी से रिकेट्स और विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडिंग आती है। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन एंड टू इज द करेक्ट, क्योंकि विटामिन ई गलत है वहां पे। अभी ये क्वेश्चन देखो। ठीक है, देयर इज सम concern regarding the nanoparticles of some chemical element that are used by the industry in the manufacturing of various product. Why? Select the correct answer. They can accumulate in the environment and contaminate water and soil. They can enter food chain. They can trigger production free radicals. तो देखो, some concern some chemical elements। ठीक है, कैन मैंने क्या कहा था, कैन जब भी आएगा समझना वो पॉजिटिव है। और सम यहाँ पे सम कंसर्न बोले, ऑल कंसर्न नहीं बोले, और ऑल केमिकल्स एलिमेंट भी नहीं बोले, सम केमिकल्स बोल रहे हैं, मतलब ये क्या है, पॉसिबिलिटीज वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
which of the following organization bring out the publication known as World Economic Outlook? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड साल में 2 बार पब्लिश करती है। ठीक है, आखिरी का क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू यूनियन बजट विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर अंडर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर? डिफेंस एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट पेमेंट, सैलरी, पेंशन, सब्सिडीज, ये चारों भी कवर होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओके, इजी क्वेश्चन था क्योंकि ओके कॉमन कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चन है कि यूनियन बजट में क्या क्या आता है फिर। ठीक है, तो अभी 2015 के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई आपको डाउट या फिर सजेशन देना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।